अच्छा बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपना काम। देखिए, सबसे पहली बात ये, हमने लास्ट टाइम जहाँ से काम छोड़ा था, हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। याद है सब बच्चों को? और लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले हमने ये कहा था कि जी, जो आपका सबसे पहली बात ये कि कुछ चीज़ों को हमने कांस्टेंट सपोज किया था। कुछ चीज़ों हमने कांस्टेंट सपोज किया था। हमने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड की शर्त ये है कि जो एवरेज इनकम है उसमें चेंज ना आए, आबादी के साइज में चेंज ना आए, ठीक है जी, प्राइसेस में कोई चेंज ना आए, टेस्ट, फैशन और वेदर में कोई चेंज ना आए, और उसके अलावा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में भी कोई चेंज ना आए। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में है मुस्तकबिल की कीमत, और अदर रिलेटेड गुड्स की प्राइस में भी चेंज ना आए, चाहे वो सब्सिट्यूट है चाहे वो कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों मैंने आपको सिखा दिए थे। सब्सिट्यूट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्सिट्यूट वो होता है जो किसी चीज का मुतबादिल है, और कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो उसके साथ जॉइंटली डिमांडेड है। तो हम कहते हैं दोनों में चेंज ना आए, दोनों की कीमतें वही रहे। तो जो फिर चेंज किस में आए? चेंज सिर्फ दो चीजों में है। एक उस प्रोडक्ट की अपनी प्राइस में, और उसके नतीजे में उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। राइट जी? एक उसकी अपनी प्राइस में चेंज आए, और एक उससे वाबस्ता जो उसकी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है, उसमें चेंज आया, उसके अलावा कोई चेंज ना। क्लियर बच्चों? तो हमने कहा इसको जब हम लेके गए लॉ ऑफ डिमांड में, तो हमने लिखा अदर थिंग्स रिमेन द सेम। बाकी सारी चीजें सेम रहे। एन इंक्रीज इन प्राइस कॉजेज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ए डिक्रीज इन प्राइस कॉजेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर जी? यानी हम कहना ये चाह रहे हैं, अच्छा जी, हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि बाकी सारी चीजें वैसे ही रहें, उनमें कोई चेंज ना आए। तो प्राइस के बढ़ने पर क्या होगा बच्चों? डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमने ये बात क्यों कही थी? हमने कहा था कि देखिए, सबसे पहली चीज जो थी वो ये कही थी कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अब ये जो अदर थिंग रिमेन द सेम कही थी, ये वही वाली जिसको हम अभी ज्यूम करके आए हैं। टेस्ट वही रहे, वेदर वही रहे, पॉपुलेशन वही रहे, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी चीजों में कोई चेंज ना है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व। ठीक है जी, ये हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल द लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन हमारे यहाँ लॉ ऑफ डिमांड को समझाने का जो आसान तरीन तरीका राइज है, वो ये है कि पहले एक स्केड्यूल बना लेते हैं, फिर एक डायग्राम बना लेते हैं। एक स्केड्यूल बना लेते हैं, फिर एक डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, स्केड्यूल का तरीकाकार ये है कि हम सबसे पहले एक प्राइस पोस्ट कर लेते हैं कि इस वक्त एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 20 रुपीज है, और मार्केट में उसकी जो डिमांड चल रही है, जिसको हम कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम कह देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, वो 200 केजी, वो 200 केजी, राइट जी? 220 एंड 200 केजी, 200 केजी बिक रही है, कीमत उसकी 20 रुपए। फर्ज करें, हम सपोज करते हैं कि एक बंदा कोई चीज लेने जाता है, प्राइस 20 पोज करके जाता है, लेकिन वहां जाता है तो कीमत उसकी 20 नहीं, 30 रुपए। तो अब घर पैसे लेने वापस तो नहीं जाएगा, वो अपने बजट को रीएडजस्ट करेगा, और रीएडजस्ट करने के लिए जितने भी कंज्यूमर है वो क्या करेंगे? महंगा होने की वजह से खरीदारी में कमी कर देंगे, वो 100 केजी खरीदेंगे।
तो ये चीज साबित किया करती है कि अगर कीमत में इजाफा हुआ, कितना इजाफा बच्चों, 20 से 30, 20 to 30, तो नतीजे के तौर पे डिमांड में कमी आ जाएगी। और कितनी कमी आ जाएगी बच्चों, 100 kg डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। राइट जी, क्योंकि ज्यादा महंगा होने की वजह से कंज्यूमर के बजट में अब वो चीज आ नहीं रही। अगर लेनी जरूरी है तो क्या करेगा, वो पहले से कम खरीद लेगा। सही है जी, सब बच्चे इत्तेफाक करते हैं इस बात से, इसके अंदर कोई मुश्किल बात तो नहीं है। चले अच्छी बात है जी, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब दूसरी तरफ यह है कि अगर फर्ज करें 20 रुपए के हिसाब से पैसे लेके आया था, लेकिन जब मार्केट में पहुंचा तो वहां 20 नहीं, वहां 10 रुपए की वो चीज थी। अब ये देखकर वो बड़ा खुश हो जाएगा, वो सोचेगा यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मैंने प्लान कुछ और किया था, यहाँ तो मतलब कि काम ही बन गया कि जो चीज 20 की सोची थी वो 10 की मिल रही है ना जी। जैसे आजकल चिकन अगर आप देखें तो बंदा सपोज यही करता है यार 600 रुपए किलो होगा, लेकिन जब मार्केट में जाता है तो वो 400 रुपए किलो मिल रहा है जी। तो बंदा सोचता है यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, चल ऐसा करते हैं कि 600 घर से लेके आए थे, 1.5 किलो ले लेते हैं, किलो की बजाय 1.5 किलो ले लेते हैं, यहाँ किलो के हिसाब। अच्छा बच्चों, कहाँ तक समझ आई थी हमें बात की, यहाँ तक बात समझ आ गई थी कि हमने ये कहा था कि भाई असल में हुआ ये है कि हाँ जी बच्चों, और इतनी देर में क्या हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों चलिए, तो हुआ ये था, हमने कहा जब क्लास शुरू हुई हमने कहा जी ये 20 रुपए के हिसाब से वो पैसे लेके घर से चला था, और उसके हिसाब से उसने 200 kg खरीदारी कर लेनी थी। लेकिन हुआ ये कि जब प्राइस वहां गया तो प्राइस पहले से ज्यादा मिली उसे, 30 कही थी ना आपने, तो प्राइस बढ़ गई। प्राइस बढ़ गई तो परेशान हो गया, उसने कहा यार इतने ही पैसों में मैनेज करना है, तो उसने पहले से कम खरीदा और उसने 200 kg की बजाय कितना बच्चों, 100 kg ले लिया, यानी डिमांड कम कर दी। दूसरी तरफ क्या हुआ बच्चों, जब अगर फर्ज करें यूं नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि वो 20 के हिसाब से गया, लेकिन मार्केट में गया तो कितनी कीमत थी, वो बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा कि बजाय इसके कि मैं 200 kg खरीदे, कस्टमर्स ने सोचा कि हम 200 की बजाय 300 kg ले लेते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अगर बंदा सोचे कि चिकन क्या भाव है, तो वो 600 रुपये सोचेगा, लेकिन मार्केट में जाएगा तो कितना है, 400 रुपये kg है, तो जाहिर है वो ज्यादा खरीद के ले आएगा। ठीक है जी, और हाजिरी वक्त में जो लोग भी इस निज़ाम को चला रहे हैं उसको दुआएं भी देगा कि चलो यार मेरे बच्चों को आधा किलो चिकन ज्यादा मिल गया। अच्छा बच्चों, ये चीज कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बात समझ आ गई जी हमें। लेकिन डेफिनेशन क्या है जी, डेफिनेशन यही है कि जब अदर थिंग्स रिमेन द सेम, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम जी, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल, चलो तो अच्छी बात होगी, बात समझ आ गई है। अच्छा, अब इनका तरीकाकार ये है कि ये इकोनॉमिस्ट एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करने के बाद ये उसका स्केड्यूल बनाते हैं अक्सर, और स्केड्यूल बनाने के बाद एक डायग्राम बना के उस बात को पक्का ज़हन में उठा देते हैं। अब डायग्राम बनाने के लिए हम जानते हैं, आप लोग बचपन से डायग्राम सुनाते आ रहे हैं 7वीं 8वीं क्लास से। इस डायग्राम में दो एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, यानी दो डायमेंशन है। ठीक है जी, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह लीजिए, एक वर्टिकल एक्सिस कह दीजिए। ये जो है ना बच्चों, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। इस तरफ हमने ली हुई है प्राइस, और इस तरफ हमने ली हुई है बच्चों क्वांटिटी डिमांड। ठीक है बच्चों, हमने प्राइस ली हुई है, एक तरफ ली हुई है क्वांटिटी डिमांडेड। नजर नहीं आ रही प्राइस, थोड़ा मिटा के नीचे कर देते हैं, ये होता है अक्सर के हमारा जो मल्टीमीडिया है ये कुछ और दिखा रहा है। अब सही है बच्चों, चले हम इसी तरह यहाँ पे ना इसका स्केल भी बना देते हैं, 1 2 3, जैसे 100 200 300। हमें पता है कि क्वांटिटी 300 से आगे गई ही नहीं, ठीक है ना। और इस तरफ 1
2 3 1 2 3, यानी इसको हम 30 कर देते हैं, 20 कर देते हैं और 10 कर देते हैं। ऐसे बच्चों अगर आप देखें तो प्राइस में ऐसे ही है 10 20 30, तो मैंने उसके हिसाब से बना दिया। सिर्फ क्वांटिटी ऐसे ही है। तो अब आप जानते हैं ये एक्स और वाई एक्सिस का एक पॉइंट बनाना होता है, एक वैल्यू एक्स से आती है, एक वाई से आती है। अब देखिए इधर से आ गया आपका जो वैल्यू है, यार वैसे आपने गलत नहीं लिखा, इस तरफ वाई लिखना था, इस तरफ आपने एक्स लिखना था। मैं तो इसलिए लिखा था, मैंने कहा देखता हूँ कि इनको कुछ पता भी है कि नहीं। तो 8वीं में जो पढ़ा है वो आप भूला पड़ा है कि एक्स एक्सिस वाई। हाँ डिस्कस कर रहे, तो डिस्कस क्यों कर रहे हैं मुझे बताओ, है यही तो मैं देख रहा हूँ। मेरा हाल घर में भी जो बात होती होगी आप माँ बाप को नहीं बताते, बस ऐसे ही छोटे बहन भाइयों को सिखाते रहते हो, हैं कितनी बुरी बात। तो बात बजाय फ्रंट पे आगे करने के ऐसे ही, अम्मा ने खाने में मिर्चें ज्यादा डाली, ज्यादा अंडा देखा जला दिया ना आज इन्होंने, अम्मा को नहीं कहना, हाँ, कि अगली दफा ना जलाएं। तो ये इस तरह के बच्चे हैं, ये ऐसे ही करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बड़े होके बहुत अच्छी सास बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, 20 एंड 200, 20 एंड 200, यहाँ से पता लगता है, इन आदतों से पता चलता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। अब ये जो आपकी आदतें, इससे बात जाहिर हो रही है कि एक दिन घोड़े पे बैठ के एक औरत आएगी और आपको डोली में बैठा के ले जाएगी, अगर आपकी आदतें यही रही। सीधी बात है, जैसे आप बातें करें। अच्छा बच्चों, यहाँ तक क्या जी के 20 एंड 200 पॉइंट क्या बन गया बच्चों, बी कह देते हैं इसे, नाम ही रखना, कोई भी नाम रख लेना, हम बी नाम रखें। तो क्या जी कि आप कहेंगे जब 20 रुपए कीमत थी 200 kg ये प्रोडक्ट बिक रहा था मार्केट में। ऐसे बच्चों कि जब 20 रुपए कीमत थी, प्राइस 20 रुपए थी, 200 kg ये बिक रहा था मार्केट में। लेकिन जब प्राइस में कमी आई, जब प्राइस में कमी आई, प्राइस हो गई 20 से 10 रुपए, तो यही प्रोडक्ट जो है वो पहले से ज्यादा बिकने लगा, पहले से ज्यादा बिकने लगा। हम वहां से देख लेते हैं 10 और कितना बच्चों, 300, तो 10 रुपए पे ये 300 kg बिका। तो हम जो है वो बी पॉइंट की बजाय सी पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट की बजाय सी पॉइंट पे आ गए। क्यों? क्योंकि अब प्राइस कम हुई है और कंज्यूमर पहले से ज्यादा खरीद सकता है, तो उसने बी पॉइंट छोड़ के क्या ले लिया, सी पॉइंट ले लिया। राइट बच्चों, बी पॉइंट छोड़ के, क्योंकि जाहिर बात है चीज सस्ती हुई है, वो ज्यादा खरीद सकता है, उसने ज्यादा खरीद लिया। राइट जी, मुश्किल बात तो नहीं करनी मैंने, सब बच्चों को समझ आ रही है। अच्छा, जब ये फर्ज करें कि हम कहते हैं प्राइस 20 ही थी, लेकिन अब महंगा हो गया, ये चीज पहले से एक्सपेंसिव हो गई। अब एक्सपेंसिव हो गई तो उसने क्या किया बच्चों कि उन्होंने 20 पे जब गई, 30 पे चली गई 20 से, तो उसने पहले से कम खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी से ये चीज जो है बाहर होना शुरू हो गई थी। लिहाजा प्राइस के बढ़ने पे उसने चीज को कम खरीदा। अब अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो सर ने क्या किया है, सर ने किया ये है कि एक सेंटर पॉइंट रखा है बी पॉइंट, वहां से बात को शुरू किया। दोनों दफा यही कहा है कि पहली कीमत 20 थी और क्वांटिटी थी 200, और वहीं से कीमत घटा के दिखाई है कि अगर प्राइस 10 हो जाए तो क्वांटिटी 200 से 300 बिकेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। और फिर वही किया है कि 20 से प्राइस अगर 30 हो गई तो फिर क्या होगा, वो पहले से कम खरीदेगा, हम बी से कहा चले जाएंगे ए पे। तो देखिए इंक्रीज भी शो किया और डिक्रीज भी शो किया, और सेंटर पॉइंट को एज एन ओरिजिन ले लिया, सेंटर पॉइंट को एज एन ओरिजिन ले लिया। और बाकी क्या किया हमने बच्चों, शाबाश, कि उसी से मूव करके एक दफा प्राइस डिक्रीज करके दिखाई और एक दफा इंक्रीज करके दिखाइए। इस तरह अगर आप जेहन में रखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है जी, याद रहेगा। राइट जी, अगर अब मैं ए बी सी तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूं, ए बी सी तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूं, अगर मैं तीनों पॉइंट आपस में मिलाता हूं तो बच्चों ये बन जाएगा क्या, आपका डिमांड कर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डिमांड कर। राइट जी। अच्छा, अब डिमांड कर पे दोबारा इसको देख लेते हैं, वो कैसे, हम कहते हैं कि इनिशियल पॉइंट बी पे थे हम, ठीक है, 20 प्राइस थी और 200 kg हम खरीद रहे थे। लेकिन जब प्राइस में कमी आई तो हम
ने क्या किया कि प्राइस हो गई 20 से 10, हम बी से कहाँ आ गए, सी पे। साबित क्या हुआ, बी से सी पे आने से क्या साबित हुआ बच्चों, साबित ये हुआ कि प्राइस कम होगी तो हम पहले से ज्यादा इसको खरीद सकेंगे, यानी 200 से 300 केजी, और हम फिर बी से कहाँ आ जाएंगे, सी पे आ जाएंगे, उसी डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। इसी तरह अगर रिपीट कीजिएगा कि अगर इन केस प्राइस बढ़ जाती है 20 से 30 हो जाती है, तो कंज्यूमर की रीच से प्रोडक्ट बाहर हो रहा है, इसलिए वो पहले से कम खरीदेगा, और हम बी से कहाँ आ जाएंगे, ए पॉइंट पर, उसी डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। मुश्किल तो नहीं कर दी कोई बात, सही हुई बात। अच्छा अब देखिए चार बातें याद रखनी। पहली बात हमने डिस्क्राइब कर लिया, समझ आ गया, दैट थिंग्स रिमेन द सेम, प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। परफेक्ट हो गया जी, ठीक हो गई बात। अच्छा जब हमने स्केड्यूल समझा तो स्केड्यूल में हमने ये किया कि 20 इनिशियल प्राइस तक की 200 केजी रखा, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और प्राइस कम करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। उसी को पकड़ा हम ले गए किधर, एक डायग्राम में, ठीक है जी। उस डायग्राम के अंदर भी हमने यही किया कि इनिशियल पॉइंट बी है, जहां पर 20 प्राइस है, 200 केजी डिमांड है, अगर प्राइस कम होगी 20 से 10 हो जाएगी तो फिर हम ज्यादा खरीदेंगे, यानी 200 से 300 पॉइंट सी पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ गई 20 से 30 हो गई तो हम प्राइस बढ़ने पर कम खरीदेंगे, हम 200 से 100 पे आ जाएंगे, हम पॉइंट बी से ए पे चले गए। तीनों पॉइंट को मिलाया तो क्या बन गया, डिमांड कर्व। हम इसको कहते हैं कर्व ही है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में कर्व ही होता है, यहाँ पे याद दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अच्छा अब ये भी एक्सप्लेन करना जरूरी है कि इसकी स्लोप क्या है, किसकी स्लोप, डिमांड करती है। डिमांड कर्व की स्लोप हमारे को एक्सप्लेन करने से हमारा सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कहते हैं जी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ख्याल है बच्चों, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हम कहेंगे डिमांड कर्व मूव्स, डिमांड कर्व moves left to right, left to right, ना मुंह दो के आते हो ना कुछ और। अच्छा बच्चों सो एनीवे, तो अब बच्चों बात क्या कर रहा था, बात ये कर रहा था कि डिमांड कर्व मूव्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, और जब भी कोई कर्व लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड मूव करती है, ये शो करती है, शोज नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप, या तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो करेगी या ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगी। अच्छा इन नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशनशिप हो। नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, उलट रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, राइट जी। तो लेफ्ट टू राइट जाने वाली कर्व हमेशा क्या शो करेगी, इनवर्स रिलेशनशिप, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा। अगर आपने इसको आसानी से समझना है यूं समझ लेंगे, फर्ज करें आपकी, आपने जब भी इसको देखना है लेफ्ट टू राइट देखना है, लेफ्ट टू राइट इसलिए देखना है कि इंसान हमेशा ओरिजिन से डायग्राम को देखता है, आगे देखता है ओरिजिन, ओरिजिन लेफ्ट साइड पे आता है, तो लेफ्ट टू राइट ही देखा जाएगा, इसलिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड देखा जाएगा, राइट जी। अच्छा दूसरी बात क्या हुई, क्या आप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड देखेंगे, और दूसरी बात ये है कि फर्ज करें समझाने के लिए यूं कर लेते हैं कि ये ओरिजिन पे आपकी बर्थडे हो रही है, केक भी बना हुआ है, कैंडल भी लगाई हुई है हमने, तो ये क्या हो रही है, आपकी बर्थडे हो रही है। आपकी दो फूफू हैं और उनके आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है, नेगेटिव है, लड़ाई रहती है उनकी। तो एक फूफू का नाम है प्राइस, एक का नाम है क्वांटिटी, हमने नाम रखा हुआ है ऐसे, निक नेम डाला है, अच्छा छेड़ डाली है। तो प्राइस वाली फूफो जो है उसे आप कहते हैं कि मेरी सालगिरह पे आएंगी, मेरा बेटा जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। लेकिन ये बात जब क्वांटिटी वाली फूफो को पता चलती है तो वो क्या कहते हैं, जी ओने आना है तो फिर मैं नहीं हूँ आना, ठीक है। तो इसलिए क्वांटिटी जब प्राइस जब आ रही ओरिजिन की तरफ, तो क्वांटिटी ओरिजिन से दूर जा रही है,
लेकिन आप क्वांटिटी पप्पो को अगर समझाएंगे, वो परेशान ना हो, वो नहीं आ रही, वो देखे वो जा रही है, सब फिर मैं आ जाऊंगी, ठीक है ना। तो ये दो ऐसे मुखालिफ प्लेयर्स हैं जो ओरिजिन पे आगे मिल नहीं सकते, क्योंकि इनके आपस में बनती नहीं, लड़ाई है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, लड़ाई है। प्राइस कम होगी, क्वांटिटी ओरिजिन से दूर जाना शुरू हो जाएगी, यानी प्राइस ओरिजिन की तरफ आएगी, वो ओरिजिन से दूर चली जाएगी। और प्राइस बढ़ेगी यानी ओरिजिन से दूर जाएगी, तो क्वांटिटी ओरिजिन के करीब आना शुरू हो जाएगी। राइट बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई, यहाँ तक बात समझ आ गई है। लेकिन कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूड ये करेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ी तो कम। समझ आ गई बात की, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, स्केड्यूल भी आ गया, डायग्राम भी आ गई, ठीक है जी, पक्की बात, मान ले सब बच्चे सही कह रहे हैं। चलो ठीक है, आप बात पे यकीन कर लेते हैं, कल को मुकर ना जाना कि वो जी वो मुझे समझ तो आया था लेकिन फिर वो समझ में आगे फिर वो चला गया। तो समझ एक ऐसी चीज है, वक्ती तौर पे आती, किसी ने काबू कर ली तो आ गई, नहीं तो ये चली जाती। तो समझ जब भी आए दिमाग का दरवाजा बंद करें उसे, समझ तो अब तो मैंने जाने नहीं देना। और उसका तरीका कर क्या है, घर जाते ही रिवाइज करें, पहले 10-15 मिनट खाना खाते चाय पीते हुए दें, जब आप फौरन कर गए उसके बाद फिर एक लॉन्गर आवर स्टडी दें ताकि वो चीज पक्की हो। अच्छा बच्चों चलिए आगे बात करते हैं, मार्केट डिमांड कर। अच्छा बच्चों इस टॉपिक को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना, क्यों भाई, जरा मार्केट डिमांड कर को देखते हैं क्या ये मुख्तलिफ शक्ल का है। तो आप कहेंगे नहीं सर, ये भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, देखिए ये भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है। प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दोबारा हमें बहस करने की जरूरत क्या है भाई, मार्केट डिमांड कर्व होता होगा, मार्केट डिमांड कर्व, बात तो अब जो पड़ा है वो भी मार्केट ही था, ठीक है। प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, इसमें भी यही है, सिर्फ एक ही बात, मार्केट डिमांड जब जितने भी मार्केट में कंज्यूमर है उनकी डिमांड को जमा कर लेंगे तो क्या बन जाएगी। यहाँ मैंने सपोज किया एक कंज्यूमर एक है, एक कंज्यूमर बी है, दोनों की डिमांड को जमा किया तो वो बन गया। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये सपोज कर लिया जाए कि वो जो डायग्राम हमने पढ़ा है वो एक बंदे का डायग्राम नहीं है, वो जितने भी कंज्यूमर मार्केट में था उन सबका मजमुआ है, कलेक्शन है। तो क्या बन जाएगी, डिमांड कर्व। आपका दिल वो चाह रहा होगा नहीं मैंने मार्केट डिमांड कर्व जाहिर करनी है, तो आप उसके साथ एक समेशन लगा लो। समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल। तो आपने टोटल किया हुआ इन दोनों, यही बनेगा ना बच्चों, क्या हाल है, सही होगी बात। चलिए यहाँ तक पहले वैसे आप क्या पढ़े, साथ क्या पढ़े, स्टैट पढ़े कि मैथ पढ़े, स्टैट में समेशन का साइन पढ़ा होगा आपने। यहाँ तक बच्चों बात समझ आई। अच्छा तो बात को यहीं तक रखते हैं, तो इसको इतनी लिफ्ट करनी है, क्या लिफ्ट करनी है, इतना याद रखना है, मार्केट डिमांड का समेशन ऑफ, मार्केट डिमांड का समेशन ऑफ, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का समेशन है, बस इतना याद रखिए काफी। आगे चलते हैं, यहाँ एक सवाल है कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, डिमांड कर्व। तो एक आसान सी जो बात करेंगे ना लोग, पता क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे कि देखें प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड, यही रीजन है। लेकिन जब वो कह रहा है कि डिमांड कब नेगेटिव स्लोप है, तो ये तो वो खुद मान रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। आपने इसकी वजह बतानी कि इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है। किताब में इसकी 3 वजूहात लिखी, 2 वजूहात लिखी, हम 3 पढ़े। किताब में इसकी कितनी वजूहात लिखी बच्चों, 2 लिखी, हम 3 पढ़े। किताब में इसकी एक वजह जो लिखी है ना बच्चों, उसको वो कहता है इनकम इफेक्ट, और दूसरी वजह जो है उसको वो कहता है प्राइस इफेक्ट। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, अभी किताब छोड़ दें आप, अभी आप बोर्ड पे देखें थोड़ी, अभी किताब पे ढूंढ लें, कोई मसला नहीं, समझ आ गई बात की तो ढूंढ लें, ठीक है। तो समझे मेरी बात, सबसे पहली बात क्या जी, एक इनकम इफेक्ट, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो पहले हम क्या पढ़े, इनकम इफेक्ट। असल में बात ये कि फर्ज करें कि हम ये कहते हैं कि एक बंदा है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए। कितनी सैलरी है बच्चों, 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है, और हम कहते हैं ये 1 लाख रुपए नहीं, ये 2 लाख होनी चाहिए।
तो हमने क्या किया, हमने सैलरी को डबल कर दिया, क्यों जी, डबल कर दिया बच्चों, 1 लाख की कितनी कर दी। अब अगर सेंस में सोचा जाए तो हमने क्या किया, वो जो खरीदारी कर रहा था जितनी चीजों की, अब वो पहले से कितनी कर सकेगा, डबल। सब बच्चे यार डबल, हमने सैलरी डबल कर दी, वो डबल चीजें खरीद सकता है, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन एक तरीका और भी था सैलरी बढ़ाने का, जितनी चीजें वो खरीदता है उनकी कीमत 50% कम कर देते हैं, तब भी डबल खरीद लेगा। क्या हाल है अभी, ये बात समझ आती कि उसकी सैलरी 1 लाख है, 2 लाख कर दी तो डबल चीजें खरीदेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसकी सैलरी डबल ना करें, जो चीजें वो खरीदा 50% कीमतें ऑफ कर दें, तो क्या मतलब होगा, उसकी सैलरी बढ़ गई, उसकी सैलरी डबल हो गई, राइट जी। अच्छा, इसका मतलब है एक नतीजा निकला कि प्राइस के कम होने से इनकम बढ़ती है, ये यही नतीजा निकला ना, कि प्राइस के कम होने से, यही नतीजा निकालेंगे ना आप, कि देखिए आपने कहा ठीक है जी, 1 लाख का 2 लाख कर दिया, डबल खरीदारी करेगा, लेकिन यार कीमत आधी कर दी, आप भी डबल खरीदेगा। ऐसा कीमत के कम होने से आमदनी, आप उसको बेशक रियल इनकम कह लें, परचेजिंग पावर कह लें, जो मर्जी कहें, लेकिन इजाफा तो हुआ। तो इसका मतलब आज के बाद आप याद रखेंगे कि अगर चिकन 800 से 400 का हुआ है तो लोगों की आमदनी है चिकन के एतबार से डबल हो गई, वो डबल खरीदारी कर सकते हैं, सब बच्चे इत्तेफाक करेंगे। इस चीज को कैसे लिखेंगे, पॉल सैमुएल्सन अपनी किताब में यूं लिखता है कि ड्यू टू फॉल इन प्राइस कंज्यूमर कैन हैव मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी विद इन द सेम अमाउंट ऑफ मनी। क्या मतलब, कहता है कि अगर कीमत गिर जाए तो कंज्यूमर जितने पैसे उसकी जेब में है उतने ही पैसों से क्या कर सकेगा, ज्यादा अमाउंट खरीद सकेगा। इसका मतलब है उसकी रियल इनकम बढ़ गई या उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, या उसकी रियल इनकम बढ़ गई, उसकी परचेजिंग। देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस एक कंज्यूमर कैन हैव मोर अमाउंट ऑफ गुड, है जी, ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड ले सकता है, कितने में, विद इन द सेम अमाउंट मनी। अच्छा, हैव को हैज ना करते हैं बच्चों, है ना, हैज कर देते हैं। अच्छा जी, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ए कंज्यूमर कैन हैज मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी विद इन द, बात समझ आती है। अच्छा, इस बात को हम कैसे कहेंगे, इस किताब को हम यूं पे इसको किताब के हवाले से भी कहते हैं। किताब में यूं लिखा है कि जब कीमत कम होती है तो बंदे को क्या फील होता है, कि वो अमीर हो गया है, तो उतने पैसों में ज्यादा चीजें आ रही ना, तो उसको क्या फील होगा, वो परचेजिंग पावर बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई, जो भी कह ले। इसके नतीजे में क्या करेगा, दे विल अफोर्ड टू बाय मोर ऑफ द गुड, वो ज्यादा गुड अफोर्ड कर सकते हैं, विद इन देयर मनी, वो अपने पैसों में ज्यादा चीज अफोर्ड कर सकते हैं। द परचेजिंग पावर ऑफ देयर इनकम हैज इंक्रीज, उनके पैसे की परचेजिंग पावर में इजाफा हो जाएगा। इन इकोनॉमिक थ्योरी इट इज नोन एज इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल। तो इकोनॉमिक इफेक्ट में क्या देंगे, इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल। दोबारा पढ़ते, कहते हैं जब कीमत कम होती है बंदे को क्या महसूस होगा, वो अमीर हो गया क्योंकि वो ज्यादा खरीद सकता है, लिहाजा वो उसी चीज की पहले से ज्यादा अमाउंट खरीदेगा, ठीक है जी। और इसको कहेंगे उसकी परचेजिंग पावर में इजाफा हुआ है, इसलिए वो पहले से ज्यादा चीजें खरीद रहा है और उसकी वजह कीमत में कमी आई। क्लियर बच्चों। लेकिन मैं हूं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, मुस्बत सोचने वाला है, इसलिए मैंने कीमत को कम किया। अगर कोई पैसिमिस्ट होगा तो क्या सोचेगा, वो कैसे समझाएगा, फिर देखिए मैंने समझाया कीमत को कम करके ना, ऑप्टिमिस्ट। अगर कोई पैसिमिस्ट होगा तो कैसे समझाएगा, वो कीमत बढ़ा के समझाएगा। वैसे भी समझाया जा सकता है ना, अभी कम करके समझा सकते हैं। तो किताब वाला जो है ना वो ऑप्टिमिस्ट नहीं, पैसिमिस्ट। उसने क्या किया, उसने बजाय कीमत घटाने की कहता है कीमत बढ़ा दी। अच्छा, कीमत बढ़ाने से क्या होगा, कीमत घटाने से आप अमीर फील कर रहे थे, और कीमत बढ़ाने से क्या फील करेंगे, पुअरर। तो किताब में लिखा हुआ पीपल फील पुअरर। क्यों, कीमत बढ़ गई है। और वो आप पता है क्या कहता है, चूंकि वो पहले से कम खरीद सकता है इसलिए बेचारा कम खरीदेगा। इसे उसने लिखा हुआ है दे विल नॉट अफोर्ड टू बाय सो मच ऑफ द गुड विल
with their money and the purchasing power of their income has fallen. हमने केस में बढ़ाई थी, उसके सारे कम कर दी, उलट क्यों कर दिया? In economic theory it is known as income effect of price rise. हमने क्या एक्सप्लेन किया था? income effect of price fall. उसने क्या एक्सप्लेन किया? चले अब ढूंढिए कहाँ पे किताब में, कहाँ लिखा है? जहाँ लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है उससे पहले लिखा हुआ, लॉ ऑफ डिमांड से पहले, शुरू करने से भी पहले किताब में लॉ ऑफ डिमांड के शुरू करने से पहले। बेटा पेज बता दे एक बच्चा। 41 पेज पे लिखा हुआ है, ढूंढ लेंगे अब जरा पढ़ के देखिए कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा मैंने कीमत घटा के समझाया, उसने कीमत, तो कीमत घटाने से वो अमीर फील करेगा, कीमत बढ़ाने से वो गरीब फील करेगा। ठीक है जी? तो चूंकि उसको आप सब बच्चे गरीब लगते हैं इसलिए उन्हें गरीबों वाली मिसाल दी। मैं जरा पैसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट बंदा हूँ, मुझे जरा आप अमीर लग रहे हैं, तो मैं बहुत बड़ा गरीब आदमी, तो इसलिए तो मैंने आपको मिसाल दे दी है। वो क्या दिए बच्चों? मीरों वाली दी है। क्या हाल है कि नहीं? अच्छा चले बच्चों, अब आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसको बड़े गौर से समझना है हमने। पहले क्या हुआ था? पहले ये हुआ था हम एक चीज खरीद रहे थे, सस्ती हो गई, कुव्वत खरीद बढ़ गई, हमने ज्यादा ले ली, यही हुआ ना? ठीक है। और अगर अल्लाह ना करे महंगी हो गई तो खरीद नहीं सकते, आप कम ले ली, ऐसे ही। अच्छा अब क्या होने लगा? अब होने ये लगा है कि कुछ ऐसे कंज्यूमर है जो पहले इस चीज को इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। क्या नहीं कर रहे थे? ये महंगी थी, वो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे। ठीक है जी? जैसे मटन है, बहुत महंगा, 25 रुपए किलो है, बाद लोग खाते ही नहीं। तो भाई इसका क्या खाना है जी? आग पाव ला के डालेंगे सब्जी में, क्या निकलेगा? एक भी बोटी नहीं बच्चों के साथ, लोग खाते ही नहीं। तो ये कुछ लोग ऐसे जो इस्तेमाल करेंगे। अब सस्ता होगा तो क्या होगा? वो जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या वो जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे उसको छोड़ के इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में सब लोग चाय पीते हैं, सब लोग कॉफी बहुत कम लोग पीते हैं, क्योंकि कॉफी महंगी बड़ी है। लेकिन अगर कॉफी सस्ती हो जाए तो क्या करेंगे? वो चाय को छोड़ देंगे। कॉफी ज्यादा टेस्टी भी है, स्टाइलिश भी है, तो क्या करेंगे लोग? चाय छोड़ के कॉफी पी लेंगे। तो इसका मतलब जब कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो हम जो प्रोडक्ट पहले यूज कर रहे होते हैं उसे छोड़ के इसकी तरफ आ जाते हैं। इस बात को हम यूं कहते हैं, फर्ज करें, कहते हैं ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ये उसी के अल्फाज है, फॉल सैमुअलसन के। ड्यू टू फॉल इन प्राइस सम कंज्यूमर विल अल्टरनेट द गुड दे आर ऑलरेडी यूजिंग। अगर कीमत कम हुई तो कुछ कंज्यूमर अल्टरनेट करेंगे, अल्टरनेट का मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस चीज को? दे आर ऑलरेडी यूजिंग, जो यूज कर रहे हैं उसका नाम मैंने क्या लिख दिया? चाय, विद द रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट। रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट किसको बना दिया? कॉफी को। तो हमने कहा लोग ये जो सस्ता हुआ ना, तो लोगों ने चाय छोड़ के कॉफी पीनी शुरू कर दी। और मुल्क के एतबार से मैंने मिसाल दी थी कि अगर मटन 1000 रुपए किलो कर दें या 700 रुपए किलो कर दें, तो लोग किसको छोड़ के मटन की तरफ आ जाएंगे? चिकन को छोड़ के मटन की तरफ आ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी, है ना बच्चों? उसको छोड़ के इधर आ जाएंगे। क्या ख्याल है बच्चों? अब देखिए ना, सीधी सी बात है कि पहले चिकन कढ़ाई खाते थे, अब मटन कढ़ाई। तो मटन कढ़ाई आपको पता है वो सही पकी हो, उसके ऊपर हल्का हल्का धनिया डाला हो बंदे ने, थोड़ा अदरक का मैश हो, है ना जी, और थोड़ी एलोपिनो काट के मोटी वाली मिर्च हरी मिर्च डाली हो, उसका तो टेस्ट ही बड़ा जबरदस्त आता है, नहीं बच्चों? अच्छा जी, तो हमारे एक दोस्त ने बहरिया टाउन में घर बनाया, तो कल उन्होंने पार्टी में बुला लिया। बच्चों हम पार्टी पे गए कल, उन्होंने बच्चों भुना गोश्त पकाया हुआ, वो भी मटन का, और इतना पकाया हुआ कि हम जितना डालेंगे मैं और लेके आता हूँ, और लेके आता हूँ, और लेके आता हूँ। ऐसे खूब शेर हासिल होके लोगों ने खाया। बड़े अरसे से मटन देखा ही नहीं हमने, उनसे तो बकरा नजर चुरा लेता है। क्यों जी? सीधी बात है, नहीं बच्चों? गरीब लोग बेचारे क्या करें, हालात ही ऐसे। अच्छा बच्चों, सो ड्यू टू फॉल इन प्राइस सम कंज्यूमर्स विल अल्टरनेट द गुड विद दे आर ऑलरेडी यूजिंग। और जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? चाय। और जिससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब डिमांड दो वजह से बढ़ी। जो लोग पहले खरीद रहे थे वो पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं, ये इनकम इफेक्ट है।
जो लोग खरीद रहे थे पहले ज्यादा खरीद रहे, ये क्या है तो उतने पैसों में ज्यादा आ रही। और जो लोग पहले नहीं खरीद रहे थे अब खरीदने लगे, ये क्या है। इसका मतलब है दोनों चीजें हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी असर कर रहा है और एक इनकम इफेक्ट भी कर रहा है। राइट जी। अच्छा, तो ये बात समझ आती है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस सम कंज्यूमर विल अल्टरनेट द गुड दे आर ऑलरेडी यूजिंग। उसको चाय कह दिया, विद द रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट उसको क्या कह दिया, कॉफी कह दिया। अगर ये लिख लेना अपनी किताब पे दोनों जगह, तो उसकी इंग्लिश थोड़ी मुश्किल है, ये इंग्लिश थोड़ी आसान है, मैंने समझा भी दी। तो अगर आप लिख लेंगे ना, यकीन करें आपको दोबारा पढ़ने में आसानी रहेगी। तो जरा कोने पे जाके लिख दें किताब के, या उसके कोई साइड शूट पे जगह निकाल के लिख लें। अच्छा बच्चों, अब मैं समझाऊं कि किताब में कैसे लिखा है, या मैं उसको किताब में कैसे परसीव कर रहा हूं। आप लिख लें, फिर बात कर लेते हैं। जैसे जब रोस्टम गिरा आप दोनों डर गए थे, नहीं? आपके रंग फक हो गए, बच्चे डर गए। मुझे आपकी फिक्र नहीं थी, मुझे अपने लैपटॉप की फिक्र थी। असल में यार ये लैपटॉप मिलता ही नहीं अपने से। जो लैपटॉप नए आ रहे हैं ना, उनमें मसला ये है कि ये जो होता है ना, पेन चार्ज होता है। वो चार्ज होता है तो मैक्सिमम एक क्लास पढ़ाता है। अगली, अच्छा, वो चार्ज करने के लिए उसके अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है दोबारा, उसको उसकी पॉकेट में रखना, वो पॉकेट में दोबारा पढ़ाओगे कैसे। तो यहाँ तो उस जैसे भी लैपटॉप दो खरीदे, और वो लैपटॉप है भी तो 3.5 साढ़े 3 लाख रुपए का। वो हम ले लें तो ये मसला, ये वो नहीं चलता। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड से इसे चलाया उसने, ये सेल है ही नहीं इसके अंदर कोई। तो इसलिए ये यूनिट जो है ना, ये बड़े काम का है। तो हम इसकी हर वक्त सेवा करते रहते हैं, कभी हार्ड डिस्क ला देते हैं, कभी कुछ पे, भाई तू चलता रहता है। तो ये 4i7 है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अच्छा जी। अब बच्चों ये जो है ना, आप ये कह लीजिए कि अगर हम इसको यूं पढ़ें, किताब के एंगल से जाएं, तो पहले यूं पढ़ेंगे कि गुड विल नाउ इज प्रेफर्ड रिलेटिव टू अदर गुड्स। ये दूसरी गुड्स पर क्या की जाएगी, प्रेफर की जाएगी। ये कीमत कम होने का केस बता रहा हूँ। प्रेफर क्यों की जाएगी, पहले से सस्ती हो गई है, या उसके मुकाबले में सस्ती हो गई, बल्कि यूं कहिए कि जो हम यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले में सस्ती हो गई। तो हम कहेंगे गुड विल नाउ इज प्रेफर्ड रिलेटिव टू अदर गुड्स बिकॉज इट इज नाउ चीपर। अब ये सस्ती है। पीपल विल दस स्विच टू दिस फ्रॉम अदर अल्टरनेटिव, वो अदर अल्टरनेटिव से इसकी तरफ स्विच करेंगे गुड्स को। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस फॉल। ठीक है, लेकिन किताब वाले ने कीमत कम नहीं ज्यादा की हुई है। तो ज्यादा करने की सूरत में, कम होने की सूरत में वो छोड़ के इधर आ गए हैं, ज्यादा होने की इसे छोड़ के वापस चले जाएंगे, ये होगा ना। इसलिए अब देखिए उसकी इंग्लिश मैंने लिखी है, द गुड विल नाउ इज डियरर रिलेटिव टू अदर गुड्स। तो मैंने कहा डेयरर आपके लिए नया लफ्ज होगा, इसलिए मैंने उर्दू भी लिख दी है। द गुड विल नाउ इज डेयरर रिलेटिव टू अदर गुड्स, कहता है ये प्रोडक्ट अब दीगर एशिया के मुकाबले में ज्यादा, डेयरर का मतलब महंगी हो जाएगी। अब महंगी हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, इसे छोड़ के, कम तो इनकम इफेक्ट हुआ ना, इसे छोड़ के दूसरी पे चले जाएंगे। सो पीपल विल दस स्विच टू द अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट गुड। तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड पे स्विच कर देंगे। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर प्राइस राइज। किताब में लिखा हुआ, तो मैंने डिक्रीज से समझाया, किताब ने इंक्रीज से समझाया। देख लीजिए वहां पे ऐसे लिखा हुआ। राइट हो गई बात बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल? तो अब ये समझ आ गया कि जो है वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप, इसकी दोनों रीजन जो किताब में लिखी है समझ आ गई। एक रीजन हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, उसकी वजह ये कि बात पर पेपर में आ जाती है। तो वो रीजन क्या है? वो रीजन है बच्चों जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, नाम लंबा है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, छोटी सी बात। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब भी कोई बंदा मिकदार किसी चीज की ज्यादा ऑफर करेगा ना, दूसरा बंदा उसकी कीमत कम देगा।
दूसरा बंदा उसकी कीमत कम देगा, उसे ये लगेगा कि मिकदार ज्यादा यूटिलिटी कम है, यानी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। तो इसकी मिसाल है, जैसे ये देखिए साइकिल वाला बंदा जा रहा है, ये लेके जा रहा है सेब, और वो आप सामने खड़े या ठीक है जी। अच्छा आपकी टांगे भी बनाते हैं आपके सर, हम टांगे भी बगैर क्यों टांगे बनाते हैं, ये लो आप खुश। अच्छा आप लाल हैं, टांगे आपकी काली हैं। ऐसे होता है ना? फिर काला तो नीले का। अच्छा बच्चों, सॉरी, अब बच्चों क्या हुआ कि आप आ रहे हैं रात को तकरीबन 12 बजे, दोस्त से मिलके, याद आता है रास्ते में, वही अम्मी ने कहा था सेब लेके आया, सामने सेब वाला नजर आ गया। अब सेब वाला नजर आ गया तो वो जा रहा है, आप कहते हैं, भाई सेब बेचोगे? तो कहा हाँ यार बेचने में, बेचने के लिए लेके जा रहा है। अब आप उससे कहते हैं क्या भाव? वो कहते हैं बाबू जी सारा दिन 300, 450, 400 बेचा, आपको 300 रुपये किलो दे दूंगा। अगर शायद 2 किलो दे दो। अब आप 2 किलो लेने लगे, साथ ही ऑफर मारते कि बाबू जी 5 किलो टोटल है, सारे ले जाए। अच्छा जब वो सारे की ऑफर देगा तो आप क्या करेंगे? प्राइस कम करो, कितनी करोगे? तुक्का लगा लेते हैं, 250, कोई 200 कह देगा, कोई 150 कह देगा, जो किसी का 1000 का। लिहाजा क्या होगा जी, एंड पे आके उसको सस्ता देना पड़ेगा। इससे क्या साबित हुआ? मिकदार जब ज्यादा होगी, बंदे को लगेगा इसकी यूटिलिटी कम है, इसको कीमत कम दे, क्योंकि उसको हैसल्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो हैसल्स क्या होते हैं? 5 किलो लेके जाऊंगा, अम्मी 2 किलो तो उसी वक्त धो लेंगी, 5 किलो धोना पड़ेगा तो क्या होगा? जाहिर है अम्मी गुस्सा करेंगी। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? जैसे वो हमारे घर में वो अमाउंट फिक्स है चिकन की, महीने भर की 2000 का चिकन हम लेते हैं। पिछले दिनों 800 रुपये किलो था, हम 2.5 किलो ले जाते थे। ठीक है जी, 2.5 किलो ले जाते, बेगम धो देती थी, लेकिन बेगम कहती थी एक जमाना था आप 2000 का चिकन लाते थे, यूं सेंट भर जाता था। तो यार अच्छा जमाना भी आएगा, दुआ करोगे। फिर बच्चों ये आ गया, मतलब कि आजकल का जमाना, अल्लाह खुश रखे इन लोगों को। तो क्या हो गया जी, 400 रुपये किलो हो गया। तो 400 रुपये किलो हो गया, तो मैं ले गया 5 किलो, 2000 में 5 किलो आ जाता। आओ तो पता ही है मेरे माशी हालात सारे, गाड़ी बात है यार, नजर आ ही जाते हैं सारे। क्या हाल है, सूरत हाल से नजर आ जाता होगा, है ना? हाँ जी। तो बस बच्चों फिर वो क्या हुआ कि मैं 5 किलो ले गया। अब 5 किलो ले गया, मैंने कहा बेगम खुश हुई, बेगम फिर नाराज हुई, तो देखिए सारा इस टाइम लेके आ जाओ, रात के लेट टाइम के ऊपर अब मुझे सारा धोना पड़ेगा। ठीक है जी, सारी बात है, तो बेचारी को काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपकी अम्मी भी करेंगी, 5 किलो उठा के ले आया है, अब मैं धोऊं उसको, क्या करूं, फ्रिज में इतनी जगह नहीं है। यहाँ तो अपने पापा को वो बड़ा फ्रिज ले दें, ये तो फ्रिज मेरी शादी का है, अभी तक वही चल रहा है, आज तक नया लेके दे ही नहीं सके, ये तो मेरे माँ बाप की मेहरबानी जो घर चल रहा है। नहीं जी, अक्सर ऐसी बातें होती घरों में, नहीं होती? ये नहीं बताना चाहते ना हम, तो लेकिन होती तो है, बहरहाल ऐसी बातें। अच्छा बच्चों, बात कर तो पिरचों का ताना भी पड़ जाता है। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, हाँ हाँ पिरचों, अच्छा वो संभाल के बड़ी रखती है। मेरी अम्मा की जेब की पिरचें भी हैं, मेरा हाल है, मेरी मेरे भाई के घर में। अच्छा बच्चों, नहीं तो ये क्या है जी कि ये हम क्या कह रहे थे कि वो कहेगा जी कि मैं ज्यादा ले लूंगा, ज्यादा लेना फिर सस्ता देना पड़ेगा। इसका मतलब ज्यादा मिकदार जब भी होगी कीमत कम होगी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसकी आसान मिसाल ये कि मिकदार जिस चीज की बढ़ेगी उसकी कीमत कम होगी। और वो कम क्यों होगी? क्योंकि हमारी नजर कदर कम हो जाएगी, यूटिलिटी कम हो जाएगी। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? 6 कुर्सियां खरीदेंगे, 6 पैसे देंगे। अगर कोई जबरदस्ती 10 तुम आएगा ना, तो आप कहेंगे यार 2 स्टडी रूम में बच्चों को घुसानी पड़ेंगी, तो आप कहेंगे नहीं, अब मैं सस्ती लूंगा, है ना जी? ऐसे होगा ना? क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अच्छा, अब बच्चों ये हो गया जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी भी हो गया, और ये मुकम्मल समझ आ गई कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों। अब चलते हैं बच्चों इस तरफ के, लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होता, लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होता, इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी कुछ हर जगह नहीं। क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिक्स के लॉ है वो है साइकोलॉजिकल लॉ, साइकोलॉजिकल लॉ है ना, नफ्सियात पे बेस करते हैं इंसान की। अच्छा नफ्सियात हर इंसान की एक जैसी होती है? नहीं, एबनॉर्मल, हर तीसरा बंदा एबनॉर्मल होता है, हर चौथा बंदा एबनॉर्मल। आपके घरों में भी आपको नजर आता होगा, हम बोलते नहीं, लेकिन होता है।
तो लिहाजा जहां एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी वहां लॉ नहीं लगेगा। तो इकोनॉमिक से लॉ मार के 60% 70% सिचुएशन पे लगते हैं, बाकी पे लगते ही नहीं। सोशल लॉज है ना, सोशल का ही होता है। अब जैसे देखिए लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा जहां यूज ऑफ कॉन्फर्ट डिस्टिंक्शन आ जाएगी। कॉन्फर्ट डिस्टिंक्शन ये होती है कि बाज लोग चीज इसलिए खरीदते हैं कि वो दूसरों को अपने मुकाबले में कमतर समझते हैं या अपने आप को दूसरों से बढ़तर साबित करना चाहते हैं। तो दूसरों को या सॉरी अपने आप को दूसरों से बढ़तर जब भी इंसान ने साबित करना होगा तो वो हमेशा महंगी चीज खरीदेगा। वो हमेशा महंगी चीज खरीदेगा। जैसे इस क्लास में जितने भी बच्चों के पास आईफोन है सिर्फ इसलिए है कि वो दूसरों को से अपने आप को बेहतर साबित करना चाहते हैं। जहां उस्ताद जैसा गरीब आदमी सैमसंग यूज करता हो, सैमसंग की घड़ी बांधता हो, वहां आईफोन लेके आया तो उसका मतलब क्या है? तो वो शो ये करना चाहता है वो दूसरों से बेहतर है। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर फर्ज करें कोई बंदा एजाजी इम्तियाज के तौर पर कोई चीज इस्तेमाल कर रहा है, जैसे रोल्स रॉयस की गाड़ी, रोलेक्स की घड़ी, तो महंगी होने पर और खरीदेंगे लोग, क्योंकि ये ग्रुप अलग है। ये तो खरीद ही इसलिए लाया कि ताकि महंगी चीज खरीदूं और दूसरों के मुकाबले में क्या करूं, अपने आप को बेहतर साबित करूं। जैसे मेरा ये दावा है कि अगर आप सिगरेट महंगा करेंगे लोग सिगरेट नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बाद लोग सिगरेट इसलिए नहीं पीते कि कम वक्तों को कोई मजा आता है, वो इसलिए पीते हैं कि दूसरों को बेहतर साबित करें कि देखो हम दौलत को आग लगाई हुई है, हमारे लिए इसकी मुक्कत ही कोई नहीं है। तो मैं ये दावे से कहता हूँ अगर आप एक सिगरेट की एक स्टिक 150 रुपए की भी कर देना तो लोग नुक्कड़ पे जाके और पिएंगे। और अमीर लोग अगर नहीं भी पीना चाहते तब भी पिएंगे। क्यों? ताकि लोगों को दिखाएं कि देखो ये लगती है दौलत को आग। हाँ यही है ना जी, ऐसा ही है। क्यों जी? मुझे याद है मैं 9th क्लास में पढ़ता था। मैं साइंस नहीं पढ़ता था, मैं आर्ट्स ही पढ़ता था। मुझे साइंस आती ही नहीं थी, तो समझ ही नहीं आती थी कम वक्त। तो मैं सोशल साइंसेज वगैरह पढ़ता था। स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स पढ़ी मैंने, बीएससी की है वैसे, लेकिन वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी। तो एक टीचर थे वो पढ़ा रहे थे हमें, तो एक ऐसे लिखना था हमने, तो उसके अंदर ये था कि एक सिगरेट एक ऐसी सफेद छड़ी है, उन्होंने कोल लिखवाना था, सिगरेट एक ऐसी सफेद छड़ी है जिसके एक तरफ आग और दूसरी तरफ अहमद होता है। अच्छा वो सिगरेट ही पी रहे थे, बस एक तरफ आग दूसरी तरफ अहमद। वो हम हंस पड़े तो सर ने कहा स्टैंड अप, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। क्लास से निकाल दिया हमें। खैर वो हमेशा ये कहते थे गो एंड ब्रिंग योर फादर, गो एंड। हमने कहा फादर को लाना था, हमें तरीका वारदात आता था। हम क्या करते थे, हम बाहर जाकर खड़े करते हो जाते थे और जैसे ही सर क्लास में मिलते थे हम इतनी की रोनी शक्ल बना के जाते थे जैसे कि 10 दिन से रोटी नहीं मिली। तो सर बेटे क्या हुआ, इतनी देर सर ने पूछा ना ये क्या हुआ, तो सर वो आपने क्लास में तो बदतमीजी ना करा करो ना, सर आइंदा नहीं करेंगे, चलो जाओ दफा होता है। बात खत्म हो जाए, वो यूजुअल बात होती रहती है हमारी। अच्छा बच्चों, सो एजाजी इम्तियाज के तौर पे ये लोग खरीदते हैं। तो कभी आपने देखा होगा जी माल रोड पे जुलूस निकला है कि जी रोलेक्स रोल्स रॉयस की गाड़ी महंगी हुई, गरीब क्या करे, या रोलेक्स की घड़ी। भाई वो तो बनी उनके लिए है जिन्होंने क्या करना है, अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करना। क्या हाल है? अभी ये बात है कि तकरीबन 2 महीना 1.5 महीना पहले की बात है। तो मुझे एक कंपनी ने कराची बुलाया। तो कराची बुलाया तो मुझे एयर जिना की उन्होंने ना टिकट दे दी। एयर जिना एक कंपनी है पाकिस्तानी की, दुबई वालों ने खरीद ली। तो मैं वहां पे जहाज पे चला गया। फेसबुक पे मैंने लगाया भी हुआ आपने, अगर आप देखना देख भी लेंगे, आपको यकीन ही ना है कि एडे गरीब आदमी जहाज से कौन आया। होता है और मुझे पता है। तो मुबशर वसीम नाम से ना मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, उस पर चले जाइएगा। उसमें मैंने तस्वीर लगाई ताकि लोगों को यकीन आ जाए, जहाज की बगैर लैंड होते हुए तस्वीर लगाई। अच्छा बता। तो अब बच्चों ये हुआ कि उन्होंने मुझे वहां बुलाया और बुला के उन्होंने कहा तो सर मैं गरीब आदमी, मेरे पास वहां भी रहने की कोई जगह नहीं। तो मैं कहा यार इसको कहाँ रखे, तो वो मुझे ले गए एक होटल। वो होटल था, उसका नाम था शेरेटन होटल। मैं उसकी पिक्चर लगाई हुई है फेसबुक पे। शेरेटन होटल बड़ा ही प्यारा होटल। अच्छा होटल जैसा भी था जो भी है, लेकिन वहाँ सारे गोरे रह रहे थे, अमेरिकन पता नहीं स्पेनिश कौन कौन है जी। एक बार तो मेरी एक मेम से टक्कर भी होने लगी, अल्लाह का शुक्र है बच गए, हंस के चली गई वो। अच्छा बच्चा, तो सारी बात है हंस के चली गई। वो असली होगी कि एक दिन टक्कर होने लगी मेरी, घंटे पहले नहीं थी। अच्छा बच्चों, सो एनीवे,
तो अब बच्चों बात ये हुई कि मैं वहां से जब आया तो मतलब कि वहां पे हमने लेने थे कोई इंटरव्यू इंजीनियर्स के ना। तो मैं एक्चुअली यूएमटी से ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने एमएस किया है, तो मेरी फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट के लिए बच्चे चाहिए थे, तो उन्होंने मुझे कराची बुला लिया। तो वहाँ मेरा सीईओ भी आया, सीईओ आया था मेरा न्यूयॉर्क से सीधा। तो वो मुझे ले गया एक मॉल में, हम मॉल में गए तो वहां जाकर कहते यार एक घड़ी लेंगे, मैंने पता करना, तो रोलेक्स की घड़ी हम लेने गए तो 43 लाख रुपए, 43 लैक्स की, 43 लाख की घड़ी, अंदाजा करे बच्चे। मैं किसी दिन ना किसी घड़ी मांग के ला के आपको दिखाऊं, ठीक है, रोलेक्स जेन्युइन घड़ी है। नहीं नहीं, मेरी वाली तो जैली है ना, चलो वो दिखा देंगे, वो सही नहीं है, निकली नहीं, वरना मैं गाड़ी ना ले लेता। अच्छा बच्चों, हाँ सही बात है कि 40 की घड़ी बेचता, तो ये अपनी सीडीपी को 20-25 की निकल ही जाती है, 15 मॉडल, शायद 25 की निकल जाती, तो कितना हो जाता, 40 तो 26, 66 की किया स्पोर्टेज आ रही है, स्पोर्टेज आ रही है। गरीब अच्छी गाड़ी में बैठ जाता नहीं बच्चों, है कि नहीं। अच्छा, तो अब बच्चों ये बात हो गई क्लियर, मुश्किल बात तो नहीं है कि देखिए यहाँ ला चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कीमत कम होने पे ज्यादा थोड़ी खरीदेगा, वो तो बल्कि कीमत बढ़ने पे ज्यादा खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो तो जाहिर करता है मैं अमीर आदमी हूँ और मेरी जिंदगी दुनिया ये हो रहा है, आपकी दुनिया हो रहा है। क्या हाल है? अच्छा, इसी तरह अनसर्टेन कंडीशन हो जाए, कोई चीज का मतलब ऐलान हो जाएगी आगे नहीं मिलेगी, लोग क्या करेंगे, महंगी भी खरीद लेंगे, वहां ला नहीं चलेगा। ये ला तो कहता है सस्ती होने पे ज्यादा खरीदेगा, महंगी होने पे कम खरीदेगा। लेकिन अगर अफवाह फैल जाए कि ये चीज मिलनी नहीं है, जैसे ये तस्वीर है पेट्रोल पंप की जो लिबर्टी में शेल का, तो ये अफवाह फैल गई थी अगले दिन पेट्रोल नहीं मिलना, ये सारे वो बंदे जो है बीवियों को लेकर अगले दिन जाना ससुराल। हाँ, अब मसला ये कि अगर कल पेट्रोल ना मिला तो इनकी तो अगली ने शतूत की सोटी तो सागा की टेप चढ़ाई होनी। शतूत की सोटी समझते हो यार, आपने अपने अब्बा के हालात देखे ही होंगे। शतूत की सोटी इसलिए यूज करती ज्यादातर औरतें कि 2 दफा लगती है, लचक वाली होती है ना, एक दफा मारती 2 दफा लगती है। अच्छा, तो उसके बाद टेप चढ़ाई होती ताकि खराब भी ना हो, बड़े लंबा अर्थ चलती। मेरी बेगम पास भी थी ये, वो तब ट्यूशन पढ़ाती थी ना। मैं जब मेरी शादी, मैं तो बड़ा रोब रखा हूँ, इसमें तो हाथ कांपने जब मैं जाता हूँ ऐसे। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, सो अनसर्टन, अच्छा हंस क्यों रहे यार, सही बात कर रहा हूँ आपकी, किसी दिन आपको मतलब पता लग जाएगा मैं बड़ा रोब वाला बंदा। अच्छा बच्चों, सो अनसर्टन कंडीशन है कि पता लगा जी कल पेट्रोल नहीं मिलना, अब बताओ पेट्रोल महंगा या सस्ता, लोग खरीद लेंगे। अब ला तो ना चला, ला तो कहता था कि सस्ते पे ज्यादा बिकेगा, और ये महंगा होने पे बिक रहा है। क्यों? क्योंकि गैर यकीनी सूरत पैदा हो गई, पता नहीं आइंदा मिलेगे ना मिले। इसी तरह यहाँ पे क्या है, वो जानबूझ के ज्यादा खरीदना चाहता है। क्यों? शौक की चीज है, शौक की चीज के लिए ज्यादा पैसे दे देगा, और वो चाहता भी। बाज बात ये होता है कि बाज घरों में बच्चे पैदा हो जाते हैं आप जैसे, लेजी एंड सुस्त, लेजी एंड सुस्त। अच्छा, इनको पिछली कीमत याद नहीं होती, पिछली कीमत याद भी होनी, वो शूज भी नहीं उतारे उसने, इकोनॉमिक्स की किताब रख के और रिमोट हाथ में रख के तो सो रहा है, उसको पता ही कुछ नहीं, एसी तेज किया हुआ। अच्छा, अब अम्मा आएंगी, बेटा जाए चाय की पत्ती ले आ, तो वो क्या कहेगा, अम्मा थका हुआ हूँ, बेटे ले आ चाय, चाय पी लेंगे, 2 दिन से चाय नहीं पी। अब बच्चा क्या करेगा, जाके 1000 का नोट देगा, यार एक चाय की पत्ती का पैकेट दे दे, उसको पिछली प्राइस पता ही नहीं, भाई सस्ती हुई है तो ज्यादा ले लूं, महंगी हुई है तो कम ले लूं, वो तो तब लेगा जब पिछली कीमत याद होगी। वो तो माशाल्लाह इतना सुस्त है कि बड़ी मुश्किल से शायद पैसे कुछ वापस मिले तो वो भी ला गया, अम्मा ये लो ये बचा। अम्मा पूछे भाई मुझे क्या पता, मुझे ना पहली कीमत पता है ना ये कीमत पता है, तो यहाँ ला चलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो वो कहता है कि ऑफन द कंज्यूमर इज नॉट अनड्यूली बॉदर्ड, बॉदर ही नहीं करता the price he is buying for the product, even though it is possible that he may be able to pay less for the same good। हो सकता है वो चीज उसे सस्ती मिल सकती हो, वो तब भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो सोचता है, उसे पता ही नहीं पिछली कीमत, वो पैसे पैसे वैसे लेके आ जाता है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? तो कुछ सस्ते होते, कुछ कहते हैं कीप द चेंज, चल भी चेंज भी रख रहे जा मौजे में। गिफन गुड्स, कुछ गुड होती है इंफीरियर,
अच्छा, इंफीरियर गुड सस्ती होने पर कोई ज्यादा नहीं लेता। मिसाल देता हूँ, बासमती चावल सस्ते हो जाए लोग ज्यादा लेंगे, लेकिन टोटा चावल सस्ते हो जाए ज्यादा लेंगे नहीं लेंगे। क्यों? इंफीरियर गुड है, तो इंफीरियर गुड सस्ती होने पे कोई ज्यादा। और क्या मिसाल दी इंफीरियर गुड की? टोटा चावल है, टोटा चावल सस्ते होने पे कोई ज्यादा नहीं खरीदता। अच्छा भाई, आगे क्या आ गया जी? बेसिक नेसेसिटीज। अच्छा, बेसिक नेसेसिटीज आपकी किताब में लिखा है बेसिक नेसेसिटीज पे ये ला नहीं लगता। आपने ज़हन में ही रखना है कि बेसिक नेसेसिटीज पे ये ला कम लगता है, लेकिन लगता है। उसकी वजह क्या है? देखिए, डबल रोटी महंगी होने पे कभी घर वाले ये नहीं कहेंगे एक स्लाइस खाओ। क्यों? जरूरत है ना यार, जरूरत में कमी कैसे होगी? इससे जो बेसिक नीड्स होती हैं, इसलिए इकोनॉमी में जितना मर्जी स्लम्प आ जाए, बुनियादी जरूरियात की चीजें बिकती रहती हैं। डबल रोटी, अंडे, मक्खन, ये बिकते रहते हैं। उसकी वजह ये जरूरियातें जिंदगी है। वो कहता है अगर ये महंगी भी हो जाए तब भी बिकेंगी, अगर ये महंगी भी हो जाए तब भी बिकेंगी। क्यों? कि भाई खान तो ढांपना है, रोटी तो खानी है, चाहे महंगी है चाहे सस्ती है। क्या हाल है बच्चों? और आगे क्या बच्चों? कोई भी एजम्पशन रिलैक्स कर देंगे, लॉ ऑफ डिमांड फारिग हो जाएगा। कोई भी एजम्पशन, जैसे आपने कहा था इनकम सेम रहे, वेदर वही रहे, टेस्ट वही रहे, हैबिट्स वही रहे, कोई एक चीज आप हिला दोगे ना, लॉ ऑफ डिमांड इज फारिग। क्योंकि वो दो ही चीजों का वेरिएबल का रिलेशनशिप है, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। एक भी चीज उसने रिलैक्स की, काम गया। क्लियर बच्चों? ठीक है जी, आगे इसकी इंपॉर्टेंस है वो आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगली क्लास के लिए